Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of AVST, Government College, Ajmer. लास्ट टर्न पर लेबर कंट्रोल के बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी थी कि इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, और उसके बाद मैंने आपको ओवर टाइम के बारे में बतलाया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और दूसरा इससे टर्म जुड़ता हुआ है आइडल टाइम या कार्यहीन समय, उसको हम लेते हैं। कार्यहीन समय या आइडल टाइम का अर्थ ऐसे समय से है जिसके लिए हम श्रमिक को मजदूरी का भुगतान तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उस समय में काम नहीं होता। ठीक है? या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जितने समय के लिए मजदूरी का भुगतान किया गया है और जितने समय वास्तव में काम हुआ है, इन दोनों का जो अंतर है वो ओवरटाइम कहलाता है। साधारण शब्द तो यही हुआ कि ऐसा समय जिसके लिए आपने मजदूरी का भुगतान किया लेकिन वास्तव में जिसमें काम नहीं हुआ वो कार्यहीन समय कहलाता है, आइडल टाइम कहलाता है। अब आइडल टाइम किन किन कारणों से होता है ये हम देखें। सबसे पहला उत्पादन संबंधी कारण। उत्पादन संबंधी कारण क्या हो सकते हैं? मशीन में खराबी आ जाना, श्रमिक बैठा रहा। बिजली बंद हो जाना, श्रमिक बैठा रहा, काम नहीं हुआ। उत्पादन कार्य प्रारंभ करने अथवा औजार या सामग्री प्राप्त करने के इंतजार में जो उसने समय बिताया, या सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उसको इंतजार करना पड़ा, या औजारों को बदलने में जो समय लगा वो। प्रशासनिक कारण भी हो सकते हैं, प्रबंधकों के निर्णय लेने में देर होने के कारण, या प्रशासनिक नियंत्रण ढीला होने के कारण। अन्य कारण में हो सकते हैं कारखाना के द्वार से उत्पादन विभाग तक पहुंचने के लिए जाने और आने में लगने वाला समय, एक विभाग से दूसरे विभाग में जाने में लगने वाला समय, जलपान इत्यादि काम में लगने वाला समय, हड़ताल या तालाबंदी के कारण। तो ये बहुत सारे कारण हो गए जिनके कारण से आपका श्रमिक फालतू बैठा रहता है, वो वास्तव में काम नहीं करता, या जिन क्रियाओं में उसको काम लग जाता है, समय लग जाता है, और जिन क्रियाओं के कारण से वो उत्पादन नहीं करता लेकिन उसको आपको पेमेंट करना पड़ता। दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है ना? ऐसी क्रियाएं जिसमें उसका समय व्यर्थ होता है वो भी इसमें शामिल हैं, और कुछ ऐसे कारण भी शामिल हैं जिनके कारण से उसको अननेसेसरीली इंतज़ार करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, इन कारणों के आधार पर जो आइडल टाइम है या जो कार्यहीन समय है, उन कार्यहीन समय को हम दो भागों में बांट देते हैं, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। साधारण कार्यहीन समय और असाधारण कार्यहीन समय। नॉर्मल आइडल टाइम या साधारण कार्यहीन समय हम ऐसे समय को कहेंगे जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है, जो सामान्य परिस्थिति में होता है, जिस पर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम नॉर्मल आइडल टाइम कहते हैं, जो होगा ही होगा। जैसे इतने जो कारण मैंने आपको बताया उसमें कारखाने के द्वार के से लेकर के अपने विभाग तक जाना, या जलपान और लघुशंका आदि में समय व्यर्थ होना, या एक विभाग से दूसरे विभाग में जाना, या एक कार्य समाप्त हो गया और दूसरा काम प्रारंभ किया उसके बीच में लगने वाला समय, या काम प्रारंभ करने से पहले अपने औजारों को निकालना, उनको साफ करना, उसमें लगने वाला समय। तो ये इनमें जो समय लगता है ये नॉर्मल आइडल टाइम कहलाएगा। नॉर्मल आइडल टाइम जो है वो नॉर्मल आइडल टाइम आपकी कॉस्ट का ही एक भाग है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो वो इस पर जो पैसा खर्च किया वो लागत में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा होता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा है जो असामान्य परिस्थितियों के कारण हुआ है और जिसको रोक पाना संभव था, या जो लागत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जिससे के खर्चे से हम लागत नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे में कौन सा हो सकता है? मशीन टूट गई, ख़राब हो गई, कई घंटे तक श्रमिक बेकार बैठा रहा, अचानक आपकी लाइट बंद हो गई और कई घंटों तक जो है उत्पादन कार्य बंद पड़ा रहा, या बाढ़ के कारण, हड़ताल तालाबंदी के कारण, ठीक है, या अनएक्सपेक्टेडली मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा समय लगा दिया उसको आदेश देने में, तो ये एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम की जो कॉस्ट है, उस समय के लिए आपने जो पेमेंट किया है
उसको हमें कॉस्टिंग P&L में चार्ज करना चाहिए। और जो नॉर्मल आइडल टाइम के लिए आपने पेमेंट किया है वो लागत का हिस्सा होना चाहिए, उसको या तो हम फैक्ट्री ओवरहेड में शामिल कर लें कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम के रूप में, या हम प्रति घंटा जो है श्रम दर बढ़ाकर चार्ज करें। दोनों में से कोई सा भी काम में हम उसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ आइडल टाइम। एक इसमें टर्म आता है आपके लेबर टर्नओवर, श्रम निकासी। किसी भी उत्पादन गृह में पुराने श्रमिकों में से कुछ के द्वारा कारखाना छोड़ देना और नए श्रमिकों का नियुक्ति पर आ जाना आदि सामान्य घटनाएं होती हैं। पुराने श्रमिकों के द्वारा कारखाना छोड़ देने को ही हम श्रम निकासी कहते हैं। ठीक है, लेबर टर्नओवर यानी श्रमिकों का उस कारखाना को छोड़कर कहीं और चले जाना, ये कहलाता है लेबर टर्नओवर। और किसी भी संस्था के लिए बहुत ज़्यादा लेबर टर्नओवर होना अहितकारी होता है या संस्था के हित में नहीं होता, क्योंकि लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा तो उससे क्या है कि आपके श्रमिकों की एफिशिएंसी कम होगी, बार बार आप नए श्रमिकों को ट्रेन करेंगे, आपके वस्तुओं की क्वालिटी पर अंतर पड़ेगा, उसका इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए हमारे को लेबर टर्नओवर पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। लेबर टर्नओवर की जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 3 मेथड हैं: सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लक्स रेट मेथड। सेपरेशन मेथड पृथक्करण विधि में क्या होता है कि हम जो लेबर टर्नओवर रेट निकालते हैं वो एक विशेष अवधि में उत्पादन कार्य छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या डिवाइडेड बाई उस अवधि में उत्पादन करने वाले श्रमिकों की औसत संख्या, इसके आधार पर हम लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी जितने व्यक्ति संस्था छोड़ के गए उस पर्टिकुलर पीरियड में डिवाइडेड बाई उस अवधि में औसत श्रमिक संख्या, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत में आ जाएगा। दूसरा मेथड है रिप्लेसमेंट मेथड। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि एक विशेष अवधि में प्रतिस्थापित किए गए श्रमिकों की संख्या डिवाइडेड बाई उस अवधि में औसत श्रमिकों की संख्या इंटू 100। प्रतिस्थापित का मतलब रिप्लेसमेंट, यानी जो छोड़ के गए उनके स्थान पर कितने आए, खाली उनकी संख्या। तो ये सेपरेशन रेट से कम होगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट अगर 100% भी होता है तो सेपरेशन जितना हुआ उतना ही तो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो रिप्लेसमेंट मेथड सेपरेशन से कम आएगा। और तीसरा इसमें होगा फ्लक्स रेट। फ्लक्स रेट में उस अवधि में छोड़कर जाने वाले श्रमिकों की संख्या प्लस उस अवधि में प्रतिस्थापित श्रमिकों की संख्या डिवाइडेड बाय औसत श्रमिक इंटू 100। तो ये उन दोनों का जोड़ हो गया एक तरीके से। जो फ्लक्स रेट है ये उन दोनों का जोड़ हो गया। तो इस प्रकार से 3 मेथड से हम श्रमिक निकासी दर की जो है वो गणना करते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि जो श्रम निकासी क्यों होती है, उसके कारण क्या हैं। देखिए, श्रम निकासी के कारण में 2 कारण हो सकते हैं, नियोक्ता कारण हो और आपका कर्मचारी कारण हो। नियोक्ता कारण यानी नियोक्ता के कारण से जब आपको छोड़ा जाए तो वो नियोक्ता के कारण, जैसे नियोक्ता पर्याप्त मात्रा में आपको रेम्युनरेशन नहीं देता, या संस्थान में पर्याप्त मात्रा में या एक एप्रोप्रिएट प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, या संस्थान में श्रमिकों की क्वालिटी और एबिलिटी के हिसाब से काम नहीं दिया गया, या चौथा संस्था का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है, श्रमिकों के स्वास्थ्य को नुकसान होने की संभावना है, इस कारण से वो छोड़ के चले जाते हैं। हेल्दी जो है एटमॉस्फेयर वहाँ पर नहीं है। नियोक्ता का स्वभाव खराब होना, बहुत ज़्यादा बात बात पे टोकना, चिक चिक करना, तो कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार होता है। दूसरा ऐसे कारण जिसके लिए श्रमिक जिम्मेदार होता है। इनएफिशिएंट श्रमिक है, आपने निकाल दिया, काम चोरी करता है, आपने निकाल दिया, ढंग की वस्तुएं नहीं बना रहा, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं हो रहा, आपने निकाल दिया, आपका कहना नहीं मानता, नेतागिरी करता है, वातावरण दूषित करता है आपकी संस्थान का, आपने निकाल दिया। कई बार व्यक्तिगत कारण भी होते हैं, जैसे महिला कर्मचारियों में शादी होने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं स्थान के कारण, या कई श्रमिक मनमौजी होते हैं कि हम तो किसी जगह 2, 4, 5 साल से ज़्यादा काम करते ही नहीं, हम तो घुमंतु प्रवृत्ति के हैं, अभी बहुत काम कर लिया, छोड़ के जाना है। तो कई कारण हो सकते हैं। नियोक्ता रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, कर्मचारी स्वयं रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, या उसके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। अब इसको आप
कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, लेबर टर्नओवर को कम करने के आपके तरीके दो ही हैं। आप अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखें, उनको उचित पारिश्रमिक दें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिक्षा का ध्यान रखें, मनोरंजन का ध्यान रखें, उनके लिए एक एप्रोप्रिएट प्रमोशन पॉलिसी हो, तो आपके जो है कर्मचारी आपके संस्थान में काम करेंगे। अब लेबर टर्नओवर होने के कारण कॉस्ट क्या आती है आपके, ये भी है कि व्हाट इज़ द लेबर टर्नओवर कॉस्ट। श्रम निकासी लागतें क्या है? श्रम निकासी लागतें क्या होंगी कि श्रम निकासी के कारण से आपको जो खर्चे करने पड़ते हैं वो श्रम निकासी लागतें होती है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट, श्रम निकासी रोकने के लिए आप जो खर्चे कर रहे हैं वो प्रिवेंटिव कॉस्ट है। जैसे आपने उनको अधिक बोनस दिया, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई, कल्याणकारी सेवाओं पर पैसा खर्च किया, पेंशन ग्रेच्युटी आदि की आपने सुविधाएं दी, मतलब उन प्रयासों पर पैसा जो खर्च किया है जिसके कारण से श्रमिक आपके संस्थान में बने रहें, वो कहलाती है प्रिवेंटिव कॉस्ट। और दूसरी होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रतिस्थापन लागतें। प्रतिस्थापन लागतों में क्या होगा, कर्मचारी छोड़ के गया तो आपने उसके स्थान पर नया श्रमिक नियुक्त किया, नया श्रमिक नियुक्त किया तो नियुक्ति में होने वाले खर्चे, विज्ञापन, एग्ज़ाम लेना, इंटरव्यू लेना, सिलेक्शन करना, उनका प्रशिक्षण करवाना, प्रशिक्षण की लागत, ठीक है। उसके बाद नए श्रमिक आएंगे तो नए श्रमिक जो है मशीनों में टूट फूट ज़्यादा करेंगे, सामग्री की ज़्यादा वेस्ट करेंगे, उत्पादन आपका कम होगा। तो ये जो सारी खर्चे हैं ये सब कहलाएगी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो लेबर टर्नओवर कॉस्ट इस प्रकार से ये दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट टर्न पर फिर हम इसमें आगे लेंगे द मेथड ऑफ वेज पेमेंट, श्रमिकों को भुगतान करने के तरीके। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।